गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का आप सबके यूट्यूब चैनल एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर 1 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। क्या नाम है चैप्टर का? तो रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? देखिए प्रकृति में यानी कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है वो बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है तो समझिए बात को ध्यान से। देखिए तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल की उपस्थित जल, सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट और साथ ही साथ क्लोरोफिल, इसकी उपस्थिति में बनाता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और प्लस मुक्त करता है ऑक्सीजन गैस। यही जो ऑक्सीजन गैस ये मुक्त किया, यही ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है। तो ऑक्सीजन का संतुलन वायुमंडल में कैसे बना रहता है? तो वायुमंडल में वो बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए है ना कि पेड़ पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण करके ऑक्सीजन बनाते हैं जिससे संतुलन क्या रहता है? बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं और जिससे ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि CaCO3 CaO प्लस CO2 यह कौन सी अभिक्रिया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये CaCO3 है ये CaO और CO2 में टूट गया है, यानी कि ये CaCO3 टूट चुका है, वियोजित हो चुका है। इसीलिए चूंकि ये टूट चुका है, जब एक कोई बड़ा यौगिक टूटकर दो भिन्न यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ बनाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे वियोजन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हुआ है कि एक पदार्थ टूटा है और टूट करके दो नए पदार्थों का निर्माण किया है, इसलिए ये क्या है? तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप सभी को पता है कि जो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? तो C6H12O6 होता है। C6H12O6 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। देखिए इससे एक और क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए कि चीनी में कार्बन के कितने अणु है? तो कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के भी कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। चीनी जिसे सुक्रोज भी बोला जाता है, याद रखिएगा चीनी का एक अन्य नाम क्या है? तो सुक्रोज भी है। सुक्रोज में 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और ओ यहाँ एक सेकेंड बच्चा, ये हम आपको ग्लूकोज का सूत्र नहीं बता दिए, यहाँ पे तो चीनी पूछा है ना, तो चीनी का सूत्र हो जाएगा C12H22O11। सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ पर चीनी का सूत्र क्या हो जाएगा? तो चीनी का सूत्र हो जाएगा C12H22O11। अभी जो आपको हम सूत्र बताए थे वो था C6H12O6। ये सूत्र जो था ये सूत्र है आपका ग्लूकोज का। ठीक है, तो चीनी का सूत्र C12H22O11। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अगला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र कौन सा है? तो आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अम्ल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। हाइड्रोजन के 2 अणु, सल्फर के 1 अणु और ऑक्सीजन के 4 अणु, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन है कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन CuO में क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कॉपर से ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, तो आप बोलिए यहाँ पे दो अणु कॉपर का है और ये दो अणु किसका है, तो ऑक्सीजन का है। ये दोनों मिल करके बना रहे हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या बना रही है, कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर कॉपर का जो है, चूंकि यहाँ पर देखिए कॉपर धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। यानी कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं, और जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको अवकरण बोलते हैं। यहाँ पर चूंकि कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, तो कॉपर का ऑक्सीकरण कहलाएगा। देखिए जब किसी धातु में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। तो मुख्यतः जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2 यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो धुआं होता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब जलाया जाता है तो इससे उत्पन्न धुएं का रंग भूरा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इससे उत्पन्न धुएं का रंग कैसा होता है, तो भूरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ना NO2 गैस हवा में भूरा धुआं जैसा दिखता है ना, NO2 गैस हवा में कैसा दिखता है, तो भूरा धुआं की तरह दिखता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन की क्रिया जब होती है, देखिए आप यहाँ पर श्वसन की क्रिया जब होती है तो श्वसन की क्रिया के दौरान क्या होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और ये ऑक्सीजन गैस क्या करता है, ये ऑक्सीजन गैस शरीर में जा करके, देखिए श्वसन में शरीर में ऊर्जा निकलती है, यानी कि जब ये शरीर में जाता है तो भोजन को पाचित करता है, उसके साथ साथ शरीर में क्या निकलती है, तो ऊर्जा भी निकलती है। यही क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन चूंकि यहाँ पर ऊर्जा निकल रही है तो इसको उष्माक्षेपी कहा जाता है। उष्मा निकल रही है तो उष्माक्षेपी, और उष्मा को अगर शोषित किया जाए तो उसको उष्मा शोषी कहा जाता है। यहाँ पे उष्मा निकल रही है तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है CuO प्लस H2 प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया। ऑप्शन है हमारा उपचयन, अपचयन, उदासीकरण, रेडॉक्स। देखिए अब समझिए पहले उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स, उपचयन जिसमें उपचयन भी हो रहा है यानी कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है, उसको ऑक्सीकरण, इसको अवकरण, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है, हाइड्रोजन निकल भी रहा है, और हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है। यानी कि देखिए हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है हमारा अवकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण, और ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। बात को समझिए ध्यान से, अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ना तो कहलाएगा अवकरण, और ऑक्सीजन जुड़ना हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण, और ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से चूंकि ये ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, यानी पहले ये कॉपर के साथ निकल गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अवकरण अभिक्रिया। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है किससे, ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है अवकरण। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में ये दोनों चीजें होती है, ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी होता है, तो उसे सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये कैसी अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला है सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए सब्जियां, जो सब्जियां होती है वो जब विघटित हो जाती है तो उससे उष्मा निकलती है, यानी कि उष्मा कुछ मात्रा में उससे बाहर निकलती है। तो देखिए सड़ने में गर्मी निकलती है, इसलिए यह उष्मा क्षेपी क्रिया, यानी कि जब कोई चीज सड़ जाती है तो उससे आप देखते हो बहुत सारी गैसें, बदबू निकलती है, तो वो कैसे होता है, तो उससे उष्मा निकलती, गैसें निकल रही है, तो इसीलिए उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि
सब्जियों का विघटन क्या कहलाता है बच्चों? तो सब्जियों का विघटन कहलाता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया कहलाती है? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि उपचयन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? उपचयन ऑक्सीडेशन में क्या होता है? तो देखिए, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता भी है, हाइड्रोजन निकलता भी है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। यानी कि हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है, सॉरी ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है, हाइड्रोजन निकल भी रहा है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि उपचयन में ये सभी क्रियाएं मुख्य रूप से होती है। अगला देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2, Na2SO4 प्लस BaCl2, BaSO4 NaCl, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप देखिए, यहाँ पर Na के साथ जुड़ा हुआ है SO4 और Ba के साथ जुड़ा हुआ है Cl2, लेकिन जो हमारा उत्पाद प्राप्त हुआ है, यानी कि जो हमारा उत्पाद प्राप्त हुआ है, उस उत्पाद में आप देखिएगा कि SO4 जुड़ गया है किसके साथ? तो SO4 जुड़ गया है Ba के साथ, बना दिया है BaSO4, और Na जुड़ गया है Cl के साथ और बना दिया है NaCl, यानी कि BaSO4 NaCl, यानी कि दोनों में विस्थापन हुआ है। एक का विस्थापन यानी SO4 आ गया Na से Ba के पास और Cl2 चला गया किसके पास? तो वो Na के पास है। चूंकि यहाँ पर दोनों में एक दूसरे का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए एक्सप्लेनेशन आप देखिए कि दोनों यौगिक एक दूसरे के आयन बदलते हैं, तो यह कैसी अभिक्रिया है? तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। देखिए, फिर से देखिए क्वेश्चन है कि Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया? तो आप देखेंगे यहाँ पे Zn अकेले है और Cu के साथ क्या है? तो Cu के साथ SO4 है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए उत्पाद में, तो ये SO4 Cu से अलग होकर किसके पास चला गया? Zn के पास, और बना दिया ZnSO4 और Cu अकेला बच गया। तो चूंकि यहाँ पर देखिए Zn जो है Cu को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह ले लेता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि Zn क्या किया? Cu को हटा के उसकी जगह ले लिया है। तो चूंकि यहाँ पर Zn क्या किया? Cu को हटा दिया, उसे विस्थापित करके उसकी जगह ले लिया, तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? तो इसे विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है कि Na2SO4 प्लस BaCl2, BaSO4 प्लस NaCl, इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? देखिए सिंपली अगर हमसे सिर्फ ऊपर वाला पूछता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया है कि यहाँ पर BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, यानी कि अगर किसी अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहता है। आप लोग याद रखिएगा कि अगर किसी अभिक्रिया में किसी चीज का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहा जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इसे क्या कहेगा? तो इसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो बच्चों आप लोगों को ये याद रहना चाहिए कि संगमरमर, ताजमहल भी इसी संगमरमर का बना हुआ है। तो संगमरमर का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3। संगमरमर का फॉर्मूला क्या है? तो संगमरमर का फॉर्मूला CaCO, तो यानी कि इसमें कैल्शियम भी रहता है, कार्बन भी रहता है और ऑक्सीजन भी रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन में उत्पन्न गैसों के आयतन में क्या संबंध है? क्वेश्चन है, ऑप्शन है हाइड्रोजन का आयतन ऑक्सीजन के आयतन का दुगुना होता है, दोनों का आयतन समान होता है, ऑक्सीजन का आयतन हाइड्रोजन का दुगुना होता है, ऑक्सीजन का आयतन हाइड्रोजन का 1/4 होता है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन में उत्पन्न गैसों के आयतन में क्या संबंध है? यानी कि जब जल का विच्छेदन होता है H2O, तो ये क्या टूटेगा? H2 में टूटेगा और O में टूटेगा, ये ना होगा हाइड्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन है। पूछ रहा है इसमें क्या है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या है? दुगुना है। तो हाइड्रोजन का आयतन ऑक्सीजन के आयतन की क्या होता है? तो दुगुना होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है, तो जुड़ने के पश्चात इस अभिक्रिया का कहता है, तो इसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। या तो ऑक्सीकरण बोलते हैं या इसे उपचयन बोलते हैं। और अगर हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो उसे अवकरण या फिर अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक मतलब आप लोगों को पता है कि वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगा। ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ऐसा कौन है जो ऑक्सीजन यानी कि जुड़ेगा? तो सिंपली आप लोगों को पता है जो ऑक्सीजन है O2 गैस है, यही तो किसी से जाके जुड़ेगा, तब तो ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा है कि ऑक्सीकारक कौन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो है O2 वो हमारा क्या है? तो ऑक्सीकारक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, तो भोजन का जो पचना होता है, भोजन जो पच रहा है, उन सभी से भोजन जब पचता है तो हम लोग खाते हैं, भोजन पाचित और हमें ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है। तो चूंकि यहाँ पर ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। भोजन पकाने और पचने में ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए यह ऊष्माशोषी क्रिया मानी जाती है। एक सेकंड बच्चों, अच्छा इसको रहने दीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कि ऑक्सीजन उससे निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? आप सबको बेहद पता है, ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खो देता है तो यह अपचयन कहलाता है, और अगर उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है तब भी यह अपचयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग उपचयन और ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन। तो रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाएगा बच्चों? तो उपचयन कहलाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, चलिए बच्चों, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि समीकरण H2O2 किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के अणु दोनों मिलकर एक नए अणु का निर्माण कर रहे हैं। दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? तो नए अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा? दो अणु है, दो मिलकर एक नए अणु का निर्माण किए, तो चूंकि दो अणु संयोजित हुए, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। देखिए, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे संयोजन कहा जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अणु। देखिए, अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है NH3। NH3 अमोनिया का सूत्र है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो इसलिए यहाँ पे अनुपात क्या हो जाएगा? तो अनुपात हो जाएगा 1:3। अमोनिया के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? तो बच्चों सही है हमारा। देखिए, नाइट्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन का 3 अणु, क्या हो जाएगा हमारा? 1:3 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन है कि Fe+Cu SO4, FeSO4+Cu किसका उदाहरण है? तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि CuSO4 में Fe क्या किया है? Cu को अलग कर दिया है और स्वयं उसकी जगह ले लिया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया, यानी एक को विस्थापित करके कि जब कोई दूसरा उसकी जगह ले लेता है, तो ये इसको क्या बोला जाता है? इसको विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। तो यहाँ पर जो इस Fe+Cu SO4 और FeSO4+Cu, ये जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण हमें दिया हुआ है, ये कैसी अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, श्वेत सिल्व क्या है क्वेश्चन? श्वेत सिल्वर क्लोराइड के श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, सिल्वर क्लोराइड का होता है AgCl। AgCl, तो देखिए, ये जो AgCl है, जब इसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो उस समय ये क्या होता है?
देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, तो सिल्वर क्लोराइड जो AgCl होता है, जब उसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, तो ये दोनों वियोजित हो जाते हैं और जो Ag होता है उसका रंग ही धूसर होता है, जिसके कारण ये हमें देखने में धूसर प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड प्रकाश में टूटकर सिल्वर बनाता है और Ag धूसर रंग का होता है, इसलिए इसका रंग बदल जाता है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सिल्वर क्लोराइड का Ag और Cl में वियोजन, यानी कि सिल्वर क्लोराइड Ag और Cl में टूट जाते हैं, इसी कारण से ये धूसर रंग का हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण नहीं यानी कि निम्नलिखित में कौन अवकरण किया है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। इसमें देखिए दहन जो है इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है। श्वसन की क्रिया अगर हम देखें तो श्वसन की क्रिया में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण नहीं है ये, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस उससे बाहर निकल रहा है। अगला है भोजन का पचना। तो देखिए जब भोजन पाचित हो जाता है तो उस दौरान भी क्या होता है, ऑक्सीजन गैस शरीर से निकलता है। तो श्वसन, एक सेकंड बच्चे, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीजन, देखिए दहन में भी ऑक्सीजन की सहभागिता होती है, यानी दहन की प्रक्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन के कारण संभव है। श्वसन की प्रक्रिया भी ऑक्सीजन के कारण ही संभव है और भोजन का पचना भी ऑक्सीजन के कारण ही संभव है। तो इन तीनों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेप तो बच्चों किसी भी चीज का हो सकता है। तो इसी कारण से दिए गए ऑप्शन में से जो ऑप्शन डी होगा हमारा, कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो ऑप्शन डी अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कोई भी अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑक्सीकरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, बोलता है निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया अभी आप लोग ऊपर पढ़े हैं कि एक कोई धातु दूसरे धातु को विस्थापित करके उसका जगह ले लेता है। तो यहाँ पर देखिए CaCO3, यहाँ पर तो CaO और H2 में तोड़ दिया है। खैर ये तो समीकरण ही गलती है। अगला देखिए CaO और H2O या CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर CaO और H2O दोनों मिल करके क्या बनाया है, एक नया यौगिक बनाया है जो है CaOH का होल ट्वाइस। तो ये भी हमारा क्या है, तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। अगला देखिए, अगला देखिए FeCuSO4, हाँ ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए Cu की जगह Cu विस्थापित हो चुका है और उसकी जगह को कौन ले लिया है, तो उसकी जगह को Fe ले लिया है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये Fe प्लस CuSO4, तो FeSO4 प्लस Cu, ये जो हमारा है ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77। किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा लोहा कर देता है? किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा कर देता है? यानी कि देखिए जो तांबा धातु होता है, ध्यान समझिए, तांबा यानी कि Cu, इसका जो विलयन होता है कॉपर सल्फेट का विलयन, इसकी अभिक्रिया जब लोहे से करवाई जाती है, तो इसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाती है बच्चों? लोहे से, यानी Fe से करवाई जाती है। तो हम सभी को पता है क्या होता है, तो FeSO4 प्राप्त होता है और साथ ही साथ Cu क्या हो जाता है, तो मुक्त हो जाता है। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा है कि किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा कर देता है। इसमें से किस धातु का ऐसा विलयन बनाता है जिसको लोहा क्या कर देता है, तो विस्थापित कर देता है? तो तांबा धातु बच्चों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चों, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबा। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन 28। अभिक्रिया CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर देखिए दो विभिन्न यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, COH का होल ट्वाइस। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों? तो ये अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, चूंकि दो संयोजित होकर एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात। तो आप सभी को पता है जल का सूत्र होता है H2O, जल का एक अणु का सूत्र है H2O। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, तो 1 अणु है। तो यहाँ पर पूछा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 अनुपात
एक। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड कहने का मतलब है बच्चों AgI। तो सिल्वर आयोडाइड इसका जो रंग होता है बच्चों ये हल्के पीले रंग का होता है। तो याद रखना है आप लोगों को सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो ये हल्के पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न युग में से कौन एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी कि बच्चों किसी एक यौगिक को क्या कर रहा है, एकल विस्थापन होता है और द्वि विस्थापन होता है। देखिए बच्चों, तो बोलता है निम्न युग में से कौन एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन में से दिया गया जो बच्चों ये वाला है हमारा AgNO3 प्लस CO। AgNO3 प्लस सी, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ बता देते हैं। देखिए जब AgNO3 की अभिक्रिया CO से करवाई जाती है तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा CuNO3 का होल ट्वाइस, क्या प्राप्त हुआ, तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्राप्त हुआ और साथ ही में Ag क्या हो रहा है, यानी कि Ag इससे बाहर निकल रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि यहाँ पर AgNO3 का एक्वस विलयन और कॉपर सल्फेट का सॉलिड विलयन। याद रखना है यहाँ पर AQ मतलब एक्वस होता है और S मतलब क्या होता है, तो S मतलब सॉलिड होता है। इसका जो विलयन होता है बच्चों ये क्या करेगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर आ गया, 32 होगा बच्चों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण किसको बोलते हैं बच्चों, जिसमें कि अभिकारक और हमारा जो प्रतिफल है उसकी दोनों की संख्या बराबर हो। तो यहाँ देखिए अगर हम इसमें देखेंगे पहले ऑप्शन में तो 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। अगला देखिए यहाँ पर 2 पोटेशियम, यहाँ भी 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ऑक्सीजन 3 दूना 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूना 6। अगला देखिए यहाँ पर देखिए H2 2 ठो, Cl2 2 ठो, यहाँ भी H। देखिए बच्चों हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन समीकरण संतुलित नहीं है। जब हमारा ऑप्शन बी भी संतुलित है, ऑप्शन ए भी संतुलित है, ऑप्शन सी भी संतुलित, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन डी जो हमारा है ये संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 33 नंबर, क्वेश्चन है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो बच्चों जब जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, देखिए बच्चों अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है यानी कि आयन एक से दूसरे में जाते हैं, FeSO4 CuSO4 को देता है जैसे हम लोग देखे थे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से आयनों को क्या कर लेता है, तो साझा कर लेता है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के जलता है तो आप लोग को याद रखना है बच्चों कि जो कोयला होता है, ये कोयला आप लोग देखे होंगे ठंड के मौसम में हमारे बिहार में कितना कोयला जलाया जाता है। तो कोयला जो है वो जलता नहीं बल्कि सुलगता है। तो यहाँ पर है कौन पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो जो कोयला है वो बिना ज्वाला के जलता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, कोयला धधक कर जलता है लेकिन स्पष्ट ज्वाला नहीं देता है बल्कि वो सुलगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो बच्चों ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कली चूना का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है बच्चों कि जो कली चूना होता है, एक सेकंड देखिए बच्चों, जो कली चूना होता है, चूना पत्थर को गर्म करने पर CO बनता है जिसे कली चूना कहते हैं। चूना पत्थर CaCO3, चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaCO3। इसे जब गर्म किया जाता है तो CaO और CO2 से तो आप परिचित है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन ये जो CaO बनता है इसे ही क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कली चूना। तो देखिए बच्चों क्या है, तो CaO हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा CaO। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? बच्चों ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनाना है। ठीक है, रासायनिक समीकरण का है, संतुलित रासायनिक समीकरण का। अगला क्वेश्चन देखिए,
जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न लौ कैसी होती है? देखिए बच्चों, जब मैग्नीशियम का फीता होता है, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है बच्चों? Mg। इस Mg के फीते को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो इसकी जो ज्वाला होती है वो चमकीली उजली होती है, यानी कि ये व्हाइट रंग की होती है और साथ ही साथ व्हाइट के साथ ये क्या होता है, हल्की चमकीली भी होती है। देखिए बच्चों, तो मैग्नीशियम जो Mg होता है जिसका फॉर्मूला, और इसे जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इससे कैसी चौंध लिखा है बच्चों, यहाँ तो सफेद उजली रोशनी निकलती है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी रोशनी कैसी होती है? तो चमकीली उजली होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व धातु है? तो बच्चों यहाँ पर हमसे धातु पूछा है, तो सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों अधातु है। बचा कौन? तो सोडियम। बच्चों सोडियम क्या है हमारा? तो सोडियम धातु है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बच्चों ये क्वेश्चन तो आप लोगों को ही स्वयं से बताना होगा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बच्चों देखिए, ये हमारा आज चैप्टर 1 का सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर कर लिया है। सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी दिए गए ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।